नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां मां गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के मौके पर अभिजीत मुहूर्त में 12:14 पर शीतकाल के लिए बंद हो गए। शीतकाल में 6 माह के लिए मां गंगा के दर्शन अब शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। इस अवसर पर धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों से गंगोत्री धाम गूंज उठा। श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा कि दीपोत्सव के साथ मां भगवती गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मां गंगा की उत्सव डोली आज मुख्य मठ के लिए रवाना हो गई। मां गंगा की डोली मुख्य मठ से 3 किलोमीटर पहले मार्कंडेय मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। तो जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। गंगोत्री धाम के आज कपाट बंद किए जा चुके हैं। शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट पूजा अर्चना करने के साथ साथ बंद किए गए। सुबह से आज मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी 4 बजे से, और उसके बाद लोगों ने निर्वाण दर्शन किए और भगवती गंगा के हजारों श्रद्धालुओं के साथ उनकी डोली को यहाँ से मुखबा के लिए विदा कर दिया गया है। और मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो देवी मंदिर में 4 किलोमीटर पहले रात्रि निवास करेगी। सारी रात को कीर्तन भजन चलेगा और हम 3 तारीख को सुबह अपना वहाँ पर महाभंडारा होता है, उसमें जो है हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भंडारे को प्राप्त करने के बाद, प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग मुखबा के लिए रवाना होंगे और 3-4 बजे तक मुखबा पहुंच जाएंगे। शीतकालीन प्रवास के जो दर्शन है मां पतित पावनी गंगा के, वो वहीं पर सुलभ हो पाएंगे। सारे देशवासियों से मेरा निवेदन, आप वहां पधारे और मां गंगा के दर्शन का लाभ ले। धन्यवाद। जय गंगा। आज मां गंगा के कपाट 12:30 पर, लगभग 12:30 पर जो है मां गंगा के कपाट जो है शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आज बहुत ऐसा दृश्य कहते हैं जिसको कहते हैं कि मां गंगा आज अपने जो है मायके के लिए जो है प्रस्थान जो है मुखी मठ मुखबा में आज प्रस्थान कर चुकी है। और आज जो है बड़ा ऐसा दृश्य है, बहुत जो है अच्छी यात्रा जिसको कहते हैं कि लगभग दोनों धाम में 15 लाख से ऊपर यात्री इस समय आए। बहुत सारी जो दिक्कत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम लोग इस पर पूरे चिंतित थे। जो दिक्कतें इस समय आई, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शीतकाल में बैठकर जो हमारे सचिव हैं, जो आपदा से है, जो हमारे 4 धाम से संबंधित हैं, उनके साथ बैठकर कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना आई। और बहुत बड़ी दिक्कत हमारे पास है, जो बड़ीती से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर का ऑल इधर रोड की जो सड़क है वो चौड़ीकरण नहीं हो पाया। अभी मैं मौजूद हूँ गंगोत्री धाम में। जो मां गंगा की जो कपाट है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष जो यात्रा है वो काफी अच्छी यात्रा रही। 12-13 लाख से ऊपर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अभी जो मां गंगा के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। जो मां गंगा की जो झलसा है वो आर्मी बैंड के साथ और स्थानीय लोगों के साथ मुखबा के लिए रवानगी हुई। जो आज जो रात्रि जो विश्राम होगा वो देवी मंदिर मार्कंडेय में होगा, जहां पर कीर्तन भजन तमाम वहां पर व्यवस्था की जाएगी। और भैया दूज के अवसर पर जो शीतकालीन जो प्रवास है वहां के मुखबा के लिए, मुखिमठ के लिए जो मां गंगा की जो डोली है वो रवानगी होगी और वहां पर शीतकालीन जो यात्रा होगी, पूजा अर्चना वहां पर सभी श्रद्धालुओं के लिए 6 माह वहां पर दर्शन होंगे। जनतंत्र के लिए उत्तरकाशी से सुमित कुमार। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया। इस सूची में 40 कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों में करीब सभी विधायकों को शामिल किया गया और इन नेताओं के जिम्मे उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने का होगा। तो अब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तारीख बेहद करीब आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री विधायक भी इस सूची में शामिल है। स्टार प्रचारकों की सूची रिलीज की गई है।
दीपावली में आतिशबाजी करने से उत्तराखंड की आबो हवा बुरी तरह प्रभावित हुई। स्थिति ये हो रही है कि दिवाली की रात प्रदेश के तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य से खराब की तरफ चला गया। सबसे बुरे हालात राजधानी देहरादून के रही, जहां दीपावली की रात दून यूनिवर्सिटी में लगी मशीन ने AQI 333 मापा। हालांकि अगले दिन 1 नवंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 276 हो गया। खास बात यह थी कि साल 2023 में दिवाली की रात से ये आंकड़ा काफी ज्यादा रहा। किसानों को पशुओं और मुर्गियों की बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने ITBP के साथ विशेष MOU साइन किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए ITBP एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय दोगुनी हो, उसके लिए ये कदम कारगर साबित होगा और ये पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 200 करोड़ रुपए का व्यापार उपलब्ध कराएगा। देखिए, कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो ट्राउट फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद था। और ITBP एक बहुत बड़ी संस्था है, एक नामी संस्था है हमारी, और 8 महीने से चर्चा चल रही थी। लेकिन आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, जिनके सामने ये MOU हुआ। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि पशुपालकों की, अपने दुग्ध पालकों की, मत्स्य पालकों की आय दुगनी करनी है। आज एक MOU पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और ITBP के IG साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस MOU से यह है कि जहाँ ITBP अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी, तो वो एक हमें ऑर्डर करेंगे 7 दिन पहले, और हम वहाँ के लोकल जो लोग पाल रहे हैं उनसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। देहरादून दिल्ली के बीच बन रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच दूरी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए नेशनल हाईवे के क्षेत्र में ये एक बड़ी सौगात है। केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में भले ही गुटबाजी देखने को मिल रही हो, लेकिन पार्टी के नेता ऑल इज वेल की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो पार्टी के सभी नेता केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी की सरकार में केदारनाथ के लोगों ने विकास न होने का दंश झेला है और कांग्रेस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी, उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना, सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो, वो खूबसूरती है लोकतंत्र की।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार यात्रा में हुए मिसमैनेजमेंट को विपक्षी एक तरह से मुद्दा बना रही हैं। विपक्ष के इन हमलों को कम करने के लिए बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र मशीन ने कहा कि शारदा में यात्रा शुरू होने के दौरान कुछ चीजों में रजिस्ट्रेशन को लेकर के दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर अधिकारियों ने बेहतर काम किया, जिससे यात्रा का सफल संचालन हो रहा है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि आपदा के दौरान कुछ परेशानियां जरूर आई थी, लेकिन ये मानसून ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं बाधाएं जरूर बनी है, लेकिन सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया। आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आए और अपना पंजीकरण करके आए, और जैसी स्थितियां सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई है उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भू कानून को लेकर किए गए वादों को दोहराना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो वो ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दोनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते खेल विभाग में महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद चल रही है, जिससे अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो और उनको आरोप का डर न हो। इसे ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण लगाया गया। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहे। ये शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए लगा है। इसके जरिए युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी और नैतिकता से काम करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार के में माध्यम नहीं बनने के तरीके भी सिखाए गए। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं, और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो भी, क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती वो की, और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था, और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे, लगभग हर 10 दिन। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हरिद्वार में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। 4 नवंबर को हरिद्वार की चंडी घाट पर गंगा महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनएमसीजी हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करता है, और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। ये कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा। पहली बार ये नदी के किनारे मनाया जाएगा। ये आयोजन गंगा बेसिन वाले राज्यों के 139 जिलों में जिला गंगा द्वारा भी मनाया जाएगा। मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में वन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती रात माफियाओं ने रात के अंधेरे में आम के हरे बड़े पेड़ों को काट डाला। जानकारी मिलने के बाद से ही वन विभाग की नींद उड़ गई है। अवैध तरीके से आम के पेड़ काटकर माफिया अपनी जेब भर रहे हैं, जबकि वन विभाग इससे बेखबर है। माफियाओं की गतिविधियों के कारण सरकार को हजारों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो माफिया भागने में सफल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मौके से एक ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है।
चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद कर दी गई। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों और वन संपदा की सुरक्षा को देखते हुए पार्क प्रशासन की तरफ से अभी 5 ट्रैप कैमरे घाटी की जरूरी जगहों पर लगाए गए हैं, ताकि इन कैमरों से घाटी में हो रही हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दरअसल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क हर साल 1 जून को खोली जाती है और 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। फूलों की घाटी को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस साल अभी तक घाटी में करीब 19,436 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 330 विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। इससे पार्क प्रशासन को 39,39,250 रुपए की आय मिली है। और अब खबर रुड़की से है, जहां नहर के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल अचानक गिर गया और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान कोई मजदूर पुल के ऊपर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी ने बताया कि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। गंगा नहर में छोड़े गए पानी के तेज बहाव के कारण एक तार खुलने की वजह से पुल नीचे गिर गया है। उन्होंने कहा कि अन्य कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारा एक निर्माणाधीन पैदल सेतु जो कि गंग नहर पे पीर बाबा के पास बनाया जा रहा था, उसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था। तो रात जो पानी हमारा नहर में छोड़ा गया, उसकी वजह से उसमें जो झटका लगा उसके वीटी कॉलम को, तो वो एक रस्सा उसका जो है हमारे एंकर ब्लॉक से वो शायद खुल गया। उसकी वजह से थोड़ा हमारा बॉटम कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी पानी में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम का नुकसान हुआ है। वैसे उसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है और थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। अभी वो निर्माणाधीन पैदल सेतु था जिसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था। और अब खबर लक्सर से है, जहां दुकान से घर जा रहे शराब कारोबारी पर दिन दहाड़े बाइक सवार 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कारोबारी ने घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दिन दहाड़े गोली चलने से एक क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कारोबारी ने 2 युवकों को नामजद करते हुए 3 के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस भी आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। अजी सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठा जाके, ऑफिस में 4-5 लड़के थे, ये वहाँ मेरी कैंटीन में बैठे शराब पीते। कैंटीन वाला मेरे पास आया उठा के कि भैया ऐसे ऐसे वो दुकान उसमें कैंटीन में टॉयलेट कर रहे हैं अंदर ही। मैंने कहा भाई क्या ड्रामा है, हाँ तुम्हारे बैठने के लिए बना रखा है, तो तुम शराब टॉयलेट क्यों कर रहे हो। बस ये हो गया। मैंने उन्हें उठा के क्या नाम दो थोड़ा सा, मैंने कहा भाई चलो अपने घर चलो, बहुत खा पी ली तुमने और अपने घर जाओ। बस इतनी होने के बावजूद मैं तो अपने सुबह से बैठा ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब मैं लंच के लिए घर आया था। घर आते तो सर जैसे मैंने गेट खोला है अपना, गेट खोलते हुए धड़ा धड़ 8-10 फायरिंग हुई है। ठीक है जी, एक मेरे एसी में भी लगी है, 2-3 गेटों में भी लगी है। ठीक है जी, इतनी गुंडागर्दी का नाम जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो है गुंडागर्दी बहुत उतर गया। कहाँ तक जो एक आम आदमी ही का नाम जो है सुरक्षित नहीं रह पाओगा तो क्या होगा क्या नाम। हरिद्वार के लक्सर मार्ग पर मिस्टरपुर क्षेत्र और शिव विहार कॉलोनी में हाथियों का झुंड सड़क और गलियों में घूमते हुए नजर आया है और इसके बाद से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। बताया ये जा रहा है कि हाथियों की इस गतिविधि से क्षेत्र के लोगों को खतरा महसूस हो रहा है और कई जगह हाथियों ने नुकसान भी किया। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को सूचित किया है। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाके में हाथियों का ये पूरा झुंड पहुंच गया, जिससे इलाके में अब दहशत का माहौल। हाथियों के दिखने से अफरा तफरी पूरे इलाके में मच गई है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे हाथियों का ये झुंड पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसे लेकर के सूचना दी है। तो अब रात के वक्त इस तरह की तस्वीरों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती में खनन कारोबारी पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड और एक शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और तमंचा भी बरामद हुआ है। 20 अक्टूबर को रुड़की कोतवाली क्षेत्र में एक गुलाम साबिर नामक व्यवसायी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसपर एक व्यक्ति वारिस को गोली लगी थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया था और इसमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे। जो अभियुक्तों के पकड़ने को लेकर लगातार प्रयास हम लोग कर रहे थे। इस प्रयास में बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ था, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। उसी से पूछताछ के बाद कुछ अन्य नाम प्रकाश में आए थे
और कल से आज सुबह तक लगातार पुलिस के प्रयासों से 5 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सुधीर, जिनके द्वारा ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसके द्वारा लोगों ये जो हमारे मुलजिम हैं उनको इकट्ठा करके इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। हरिद्वार पुलिस ने श्यामपुर क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा किया। 29 अक्टूबर को चंडीघाट के पास खत्ता बस्ती में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने अपनी बहन के साथ हो रहे अत्याचार से नाराज होकर अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लड्डू बहन के साथ मारपीट को लेकर पहले से ही जीजा से रंजिश रखता था और इसी कारण विवाद बढ़ गया और आरोपी ने डंडों से पीट कर अपने जीजा की हत्या कर डाली। थाना श्यामपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें खत्ता बस्ती जो चंडीघाट के पास में है उसमें एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी और पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के जब इसकी पूरी पहचान की गई तो उस मृतक का नाम दुर्गेश था, पुत्र रामोकार। पुलिस के द्वारा तत्काल इस संबंध में तहरीर ली गई और जो आगे जांच में बात संज्ञान में आई थी कि इसका जो अपने साले से एक विवाद चल रहा था, जो इसका साला है वो अपनी बहन के साथ हो रही ज्यादती के से इससे लड़ाई करते हुए उसके द्वारा मारपीट के बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित उजाला हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत के मामले में हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उचित चिकित्सा की कमी और डॉक्टर्स की अनुपस्थिति के कारण उनके परिजन की जान चली गई है। परिजनों का यह भी कहना है कि अस्पताल में भर्ती के दौरान उन्हें लगातार गुमराह किया गया। 5 दिनों तक अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि मरीज का इलाज किया जाएगा, लेकिन 6 दिन उन्हें बताया गया कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं है। बहरहाल परिजनों में खासा रोष व्याप्त है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो उनके पास चेस्ट का डॉक्टर नहीं था तो उन्होंने हमको नहीं बताया कि हमारे पास चेस्ट का डॉक्टर, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर यहाँ पे है करके। ठीक है, उन्होंने कहा हम बाहर से बुलाते हैं। ठीक है, अब उस वक्त तो उसको चेस्ट की दिक्कत हुई, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। कितने दिन से आप लोग वहाँ पे थे? हम लोग देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैं तो ड्यूटी में था। ठीक है, मैं ड्यूटी से आता था, देखता था उसको। ठीक है, तो जो भी था देखता था। घर में उनका मेरे मामा का लड़का है। ठीक है, तो उसमें ये थी अगर आपके पास चेस्ट का फिजिशियन नहीं था, चेस्ट का डॉक्टर नहीं था, आपने बताना चाहिए था हमको पहले। जो लड़का मरा है ये मेरा छोटा भाई है चचेरा। इसमें क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने पहले कहा 12 घंटे में होश में आ जाएगा, फिर कहा 24 घंटे में, फिर कहा 48 घंटे, फिर कहा 72 घंटे में। 72 घंटे बाद जब हमने इनसे पूछा क्या हुआ तो इनने कहा नहीं, पेशेंट सही है, बिल्कुल स्थिर है, आप लोग मत ले जाइए, बेफिक्र रहिए। फिर इनने 25 तारीख से एडमिट था, फिर 30 तारीख के दिन ये लोग अचानक बोले आप पेशेंट को यहाँ से लेके जाएं। तो इनसे पूछा गया क्यों, इनके द्वारा कहा गया कि इसके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया और हमारे पास चेस्ट का कोई भी डॉक्टर नहीं है। हम यहाँ पे लगभग पिछले 10 साल से देख रहे हैं हॉस्पिटल की स्थिति। यहाँ पर आए दिन शिकायतें रहती है। तो यहाँ पर हम अब छोटे भाई को ले गए यहाँ 25 तारीख को। उसके बाद इन्होंने यहाँ उसका आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करा। सर में चोट लगी उनके। ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने बोला कि स्थिति ठीक है, अब कोई बात नहीं, स्थिति ठीक है। तो वहाँ पर हमारे अपने परिजन रहते थे। वहाँ पर परिजन रहने के बाद 3 दिन बाद उसकी स्थिति आई कि उसके लंग्स में दिक्कत बताने लगे लोग। फिर कभी कहने लगा हार्ट में दिक्कत है, कभी किडनी में दिक्कत बताने लगे। हमने कहा ठीक है, इलाज करिए आप। तो उसके बाद क्या हुआ, इलाज करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम इलाज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और हमें तो जानकारी कुछ होती नहीं इस मामले में। एक छोटा भाई डॉक्टर है तो उसको बुलाया हमने। जब उसने रिपोर्टें देखी हैं, रिपोर्ट में देखा कि इसके लंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।